वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस फिक्शन मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है फर्स्ट टाइम। बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है और उसी तरह से ये मूवी थोड़ा अंडररेटेड है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है इन द ईयर ऑफ 2304 से, मतलब बहुत ही फ्यूचर में। एक दिन दो एलियंस हमारे धरती पर लैंड होते हैं। एक्चुअली इन दोनों एलियंस में से एक मेल और एक फीमेल होती है। मेल एलियन कहने लगता है कि तुम जिस प्लेनेट की तलाश कर रही हो वो यही है, ये सारा प्लेनेट खाली है। फीमेल एलियन कहने लगती है कि हम दोनों इस सारे प्लेनेट को हमारे बच्चों से भर देंगे। मेल एलियन कहने लगता है हाँ, अब देर किस बात की, चलो काम शुरू कर देते हैं। मतलब सारे एलियंस में भी कांड करने की बहुत उत्सुकता होती है। इस तरह से ये दोनों यहीं पर कांड करने वाले होते हैं। शायद वो फीमेल एलियन शर्माने लगती है, अपना हेलमेट नहीं निकालती। मेल एलियन कहने लगता है अरे बेबी अपना हेलमेट निकालो, यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहीं पर हम अपना काम शुरू कर देते हैं ना। तभी इन दोनों एलियंस के पास कुछ अजीब के एंटिटीज आते हैं। कहने लगता है कि बस करो तुम्हारा रोमांस, यहाँ पर कौन से प्लेनेट से आए हो तुम दोनों, यहाँ पर तुम जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। जहाँ से आए हो वहीं पर चले जाओ, ये सिर्फ इंसानों की जगह है, यहाँ पर सिर्फ एक ही जात एक ही धर्म के लोग रहते हैं। वो एलियन पूछने लगता है कि एक ही धर्म एक ही जात ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या आप इस धरती की कहानी सुना सकते हो। वो एंटिटीज कहने लगते हैं कि तुम दोनों ज्यादा सवाल मत करो। कई साल पहले कुछ अंग्रेज इसी तरह से यहाँ पर आए थे और यहाँ के इंसानों को अपना गुलाम बना लिया था। एलियंस कहने लगते हैं कि हमारे प्लेनेट में भी जाति धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही है, एक नया सिविलाइजेशन स्टार्ट करने के लिए हम दोनों यहाँ पर आए हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ, आप अपने प्लेनेट की कहानी हमें बताइए। वो एंटिटीज कहने लगते हैं ठीक है, हम लोग तुम दोनों के ऊपर भरोसा करते हैं। हमारी प्लेनेट की कहानी बताने से पहले आपको पहले हमारे गुरु से मिलना होगा, आइए हमारे साथ। इस तरह से वो एंटिटीज उन दोनों एलियंस को किसी पहाड़ी के ऊपर ले जाते हैं। दूसरी पहाड़ी पर दो सर वाला एक स्टैचू होता है। वो एंटिटीज कहने लगते हैं कि वही है हमारे गुरु, बहुत बड़े योद्धा। कहा जाता है कि ये सारी कायनात ब्लैक होल से शुरू हुई, पैदा हुई। उसी कायनात में हमारी धरती भी एक हिस्सा है और हमारे धरती पर औरत की बहुत ही कदर है, क्योंकि वही औरत माँ बनकर सारी धरती पर खुशहालियाँ लाई। लेकिन मर्द जात उस औरत को अपने कदमों के नीचे रखना चाहते थे। ऐसी ही एक औरत इस कहानी में अहम किरदार निभाती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है 2026, जहाँ पर एक दिन अमेरिका में कुछ बड़े बड़े कंट्रीज के लीडर्स इकट्ठा होकर किसी चीज के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। एक्चुअली इन लोगों का कुछ करने का प्लान था, लेकिन इनके हाथों से कुछ और हो गया। एट द सेम टाइम बाकी दुनिया के लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। दूसरी तरफ आद्या नाम की एक लड़की और एक लड़का एक छोटी सी बोट में इंडियन ओशियन में फंसे होते हैं। यही आद्या इस कहानी की मेन किरदार है। फिलहाल तो आद्या को इसकी जान की कीमत नहीं पता, लेकिन नया समाज बनाने में इसी का हाथ है। आद्या के साथ एक बंदा भी होता है उसी बोट में। ये दोनों यहाँ पर क्यों आए, कैसे आए, ये जानने के लिए सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन आद्या के पेरेंट्स आद्या को बिना इन्फॉर्म किए इसकी एंगेजमेंट फिक्स कर देते हैं प्रभु नाम के एक बंदे से। वो आद्या प्रभु को बचपन से ही जानती रहती है, लेकिन प्रभु को बिल्कुल भी लाइक ही नहीं करती। जबरदस्ती इसके साथ एंगेजमेंट करवा देते हैं। उसके बाद बेचारी आद्या भगवान के पास जाकर बहुत दुखी होते हुए यही प्रे करने लगती है कि भगवान किसी भी तरह से इस एंगेजमेंट को तोड़ दो, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। इस तरह से चाकू लेकर अपनी उंगली भी काटने की कोशिश करने लगती है जहाँ पर वो रिंग होती है, लेकिन उसी वक्त इसकी दादी आकर उसके हाथ से उस चाकू को छीन लेती है। आद्या अपनी दादी से कहने लगती है कि दादी माँ, मुझे ये एंगेजमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसकी दादी कहने लगती है कि आद्या, तुमको फिलहाल तुम्हारे सोलमेट की जरूरत है, अगर वो तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा तो तुमको इस दुनिया से बहुत ही दूर ले जाएगा। इसकी दादी की बातें सुनने के बाद आद्या बहुत खुश होकर अपने सोलमेट की तलाश करने लगती है, मतलब अपने प्यार को ढूंढने लगती है। एक्चुअली ये आद्या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती रहती है। उसी कॉलेज में राहुल नाम का एक आवारा लफंगा बंदा होता है। ये राहुल और उसकी गैंग हर एक लड़की से छेड़खानी करते रहते हैं। आद्या पर भी इसकी नजर होती है कि बस एक बार उस आद्या के साथ मुझे एंजॉय करना है यार। कॉलेज में जब भी इसको आद्या नजर आती राहुल आद्या के पास जाकर प्रपोज करने लगता, लेकिन ये आद्या इस राहुल को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एट द सेम टाइम धरती के ऊपर एक स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है। फिलहाल इस स्पेस स्टेशन में 5 लोग कुछ काम करते रहते हैं। ये 5 लोग भी इस कहानी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस तरफ आद्या अपने घर में बैठकर शायद आइसक्रीम खाती रहती है, वहीं पर प्रभु भी बैठा होता है। कुछ काम से जब आद्या साइड में जाती है तो आद्या की आइसक्रीम झूठी करने के लिए प्रभु
उस आइसक्रीम को खाने लगता है। जब आद्या वापस आती है तो प्रभु को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली वो आइसक्रीम नहीं, कुछ पैरों को लगाने वाला पैक होता है। ये देखने के बाद प्रभु फटाफट से वॉशरूम पर जाकर वॉमिटिंग करने लगता है कि मैंने क्या खा लिया। उसी वक्त प्रभु का एक फ्रेंड प्रभु को कॉल करने लगता है इसका हालचाल पूछने के लिए। एक्चुअली प्रभु और उसकी फैमिली वाले यूएस में रहते हैं, शादी के लिए यहाँ पर आए होते हैं। प्रभु की बातें धीरे धीरे आद्या सुनती रहती है तो प्रभु की बातों से आद्या को ये बात पता चलती है कि ये प्रभु तो प्ले बॉय है। यूएस में इसके ऑलरेडी 2-3 गर्लफ्रेंड्स हो चुके हैं और ये आद्या फिलहाल वर्जिन होती है। इस आद्या को एंजॉय करना चाहता है शादी से पहले। खैर उसी रात एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है। फिलहाल ये रिपोर्टर किसी खुफिया जगह पर जाकर वहाँ के लोगों को उनके कामों को ऑब्जर्व करते रहता है और वो भी चोरी चुपके। ये प्लेस शहर से बहुत ही दूर होती है। वहाँ की चीजें देखकर इस रिपोर्टर के होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ के गार्ड्स इस रिपोर्टर को देखकर किसी कमरे में बंद कर देते हैं। दूसरे दिन आद्या अपने फ्रेंड के पास जाकर उस प्रभु के बारे में बताने लगती है। अरे यार वो प्रभु तो बहुत ही कैरेक्टरलेस बंदा निकला। यूएस में उसके काफी सारे रिलेशनशिप थे। अब वो मेरी वर्जिनिटी को हासिल करना चाहता है। मेरे घर वाले उसी से शादी करवा देंगे यार। इसकी फ्रेंड कहने लगती है अरे आद्या शादी होने से पहले हम उसे रिवेंज लेंगे। जिस वर्जिनिटी को वो हासिल करना चाहता है शादी से पहले तुम उस वर्जिनिटी को खो दो। तुम उसको एज ए वर्जिन की तरह मत मिलो, वही उसकी सजा है। यह सुनने के बाद आद्या के तो होश उड़ जाते हैं। छी मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं अपनी वर्जिनिटी अपने सोलमेट के साथ ही पूरा करूंगी। इसकी फ्रेंड कहने लगती है आद्या अभी से तुम अपने सोलमेट के लिए तलाश करो, कहीं न कहीं तुम्हारा सोलमेट मिल ही जाएगा। रुको मैं तुम्हारे लिए एक बंदे को तलाश करती हूँ। इस तरह से एक डेटिंग ऐप ओपन करके एक स्ट्रेंजर के साथ एक डेट फिक्स कर देती है। आद्या दोबारा अपने फ्रेंड को मना करने लगती है। अरे नहीं यार मैं ऐसे आरे गहरे बंदे के साथ नहीं कर सकती। इसकी फ्रेंड कहने लगती है अरे तुम रुको आद्या, जो बंदा वर्जिन होगा उसी बंदे को मैं तुम्हारे लिए सेलेक्ट करूंगी। इस तरह से डेटिंग ऐप में एक बंदे को फाइंड आउट कर ही लेती है। बाद में इसकी फ्रेंड आद्या को एक होटल रूम में ले जाकर छोड़ देती है। उस कमरे में ऑलरेडी एक मास्क वाला बंदा होता है, जो ये बंदा भी अपनी प्यार की तलाश करते रहता है। कमरे के अंदर आने के बाद आद्या बहुत ही नर्वस फील होने लगती है, लेकिन वो बंदा आद्या को समझाते हुए इसके साथ कान करने की कोशिश करने लगता है। तभी आद्या को अपने सोलमेट के बारे में याद आकर उस बंदे को धक्का देकर कमरे से बाहर भाग जाती है कि जो भी हो मेरे सोलमेट के साथ ही मैं करूंगी। इसकी फ्रेंड ने जो आइडिया दिया उसको बहुत मारने पीटने लगती है कि दोबारा ऐसी घटिया आइडियाज मुझे मत दो बे। वही स्विमिंग पूल में कूदकर पवित्र स्नान भी करने लगती है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया। खैर दूसरे दिन वो राहुल दोबारा आद्या के पास आकर इसको प्रपोज करने की कोशिश करते रहता है। आद्या कहने लगती है ठीक है मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन पहले तुम अपना फोन मेरे हाथ में थमा दो। तो राहुल थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है। उसी वक्त प्रभु इस कॉलेज के पास आकर इस राहुल की हरकतें देखते रहता है। उसी वक्त आदि नाम का एक बंदा इस राहुल के पास आता है। एक्चुअली यही मूवी का हीरो है और कल यही आदि आद्या के साथ कान करने के लिए भी आया था। आदि उस राहुल से कहने लगता है कि आद्या मेरी लड़की है, मैं इससे प्यार कर रहा हूँ और वैसे तुम कितनी लड़कियों को प्रपोज करोगे, फटाफट से तुम अपना फोन दो। लेकिन वो राहुल और उसके गैंग अपना फोन नहीं देते। आदि उन लोगों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है। बात यह है कि ये आदि भी उसी कॉलेज में पढ़ाई करते रहता है, लेकिन सीक्रेटली आद्या से प्यार भी करते रहता है। उसी शाम जब राहुल और उसकी गैंग किसी पब में बैठे होते हैं तो वो प्रभु राहुल के पास आकर कुछ पैसे देते हुए कहने लगता है कि वो आद्या मेरी है, उससे मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और तुम उससे दूर रहो और जो नया बंदा आया है ना तुम उस पर भी नजर रखो। दूसरी तरफ स्पेस में वो लोग अपने स्पेस स्टेशन से बाहर आकर बाहर जो कचरा होता है उसको साफ करते रहते हैं। इस तरफ वो आद्या के पास आकर कहने लगता है क्या वो राहुल की गैंग तुम्हें तंग नहीं करेगी। एक्चुअली कल तुम और तुम्हारी फ्रेंड वर्जिनिटी के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने भी फटाफट से डेटिंग ऐप ओपन करके प्रोफाइल क्रिएट करके लाइक कर दिया था। हम दोनों की मैच हो गई। मुझे पता था कि तुम्हारी फ्रेंड तुमको मिसगाइड कर रही है। जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तो तुमने मुझे धक्का दे दिया। वहीं पर मुझे तुम्हारा कैरेक्टर समझ आ गया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आद्या कहने लगती है कि जो भी हो मैं तुमको लव करने के सिचुएशन में नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। आदि कहने लगता है ठीक है पहले तुम अपना फ्रेंड तो बना लो, मुझे प्यार व्यार बाद में देख लेंगे। इस तरह से वो आदि धीरे धीरे आद्या के क्लोज होने लगता है। आद्या भी यही समझने लगती है क्या ये आदि ही मेरा सोलमेट है, क्या सिर्फ मेरे लिए आया है। इस तरह से धीरे धीरे ये भी इससे प्यार करने लगती है। एक दिन जब ये दोनों किसी कैफे पर बैठे होते हैं तो वो राहुल इसकी वीडियो बनाकर प्रभु को सेंड करता है। उसी कैफे के टीवी पर एक वायरस के बारे में न्यूज चलती रहती है कि चाइना में एक और नया वायरस स्प्रेड हो रहा है।
यह न्यूज देखकर आदि कहने लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। तभी बगल में बैठा हुआ बंदा आदि से कहने लगता है, अरे ब्रो, इतना जल्दी हम इंसान नहीं मिट सकते। सारी दुनिया में 144 करोड़ की पब्लिक है, हर रोज लाख लोग भी मर जाएंगे, तो सारी दुनिया मिटने के लिए 30-35 साल तो लग ही जाएंगे। इस 30-35 साल में पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी। उसके बाद वो प्रभु और उसकी गैंग आदि को फोन करके किसी जगह पर बुलाते हैं, मतलब इसको मारने पीटने के लिए। आदि इन लोगों से भी जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है। इसी दरमियान में प्रभु को भी बहुत मारने पीटने लगता है। बाद में प्रभु उस आदि को सच्चाई बताने लगता है, अरे उस आद्या की और मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। अब तक आदि को ये बात पता नहीं होती कि आद्या की एंगेजमेंट हो चुकी है। आदि की तो होश उड़ जाते हैं कि आद्या ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, क्या वो मेरा इस्तेमाल कर रही थी। आदि फटाफट से आद्या के पास आकर यही सवाल करने लगता है, क्या तुम्हारी एंगेजमेंट हुई, क्या ये एंगेजमेंट रिंग है, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई मुझे। आद्या कहने लगती है कि मेरी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं, और वैसे भी मैं अपने सोलमेट के लिए इंतजार कर रही थी। इसी दरमियान में तुम मेरे जिंदगी में आए, मैंने सोचा कि तुम ही मेरे सोलमेट हो, इस दलदल से मुझे बाहर निकालोगे। लेकिन आदि इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वाह, क्या ड्रामा कर रही हो, मुझसे प्यार का नाटक करके तुम यूएस भाग जाना चाहती हो ना, सच में बहुत ही कैरेक्टरलेस लड़की हो तुम। यह सुनने के बाद आद्या आदि को थप्पड़ मारने लगती है कि मेरे कैरेक्टर पर तुम उंगली उठाने लगे। मैं तो तुमको अपना सोलमेट समझा, लेकिन नहीं, तुम भी दूसरे लड़कों की तरह हो। अब ये सारी चीजें वो राहुल प्रभु को वीडियो कॉल करके दिखाते रहता है। प्रभु बहुत खुश होने लगता है कि वो आद्या अब आदि के पास नहीं जाएगी, अब आद्या मेरी। उसके बाद 2-3 दिनों तक आद्या कॉलेज पर ही नहीं आती और ना ही आदि का फोन पिक करती। एक दिन वो राहुल आदि को उकसाने लगता है, अरे ब्रो, कुछ दिनों के बाद हमारी कॉलेज खत्म हो जाएगी और शायद उसके बाद उस आद्या की शादी भी हो जाएगी, तो तुम दोबारा उस आद्या को मनवाकर उसके साथ एंजॉय करो, और वैसे भी वो तुमसे प्यार करती है, मान जाएगी। इसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। इस तरह से वो प्लान आदि को बताने लगता है। बाद में वो आदि आद्या के फ्रेंड से आद्या को कॉल करवाने लगता है, मतलब उसकी फ्रेंड उसकी माँ को कॉल करती है, कहने लगती है कि अरे आद्या, उस आदि को अब माफ कर दो, और आज आदि का बर्थडे है। ये साल खत्म होने के बाद पता नहीं हम सारे लोग किस कोने पर होंगे, तो बर्थडे पार्टी पर आ जाओ ना, वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। उसी शाम को उस प्रभु को ये बात पता चलती है कि आद्या किसी पार्टी पर गई है। कंफर्मेशन के लिए उस राहुल को कॉल करके पूछने पर ये राहुल झूठ कहने लगता है, अरे वो तो लड़कियों की पार्टी है, आ जाएगी ब्रो, और वैसे भी अब आद्या आदि से नफरत कर रही है ना, तुम चिल रहो। इस तरफ आद्या आदि के बर्थडे पार्टी पर जाने पर आदि बहुत खुश होने लगता है। आद्या को सॉरी बोलने पर इसको माफ भी कर देती है। थोड़ी देर के बाद आद्या वॉशरूम पर जाने लगती है, तो आदि भी इसके पीछे पीछे आकर रिंग देते हुए इसको प्रपोज करने लगता है। आद्या भी बहुत खुश होकर उस प्रभु की रिंग फेंककर इसकी रिंग पहन लेती है। रिंग सेरेमनी के बाद आदि आद्या के थोड़ा क्लोज होने लगता है, लेकिन आद्या इसको मना करने लगती है। एक्चुअली आदि कुछ ज्यादा ही पी रखी होती है। कहने लगती है कि आदि, ये सब कुछ शादी के बाद ही होगा, और वैसे भी हमारा पहला मिलन स्पेशल होना चाहिए, ऐसे बाथरूम में नहीं। लेकिन वो आदि नहीं मानता, अरे ये तो स्पेशल ओकेशन ही है आद्या, मुझसे नहीं हो पा रहा। आद्या को गुस्सा आकर आदि के गोटियों पर एक लात मारकर उसकी रिंग इसके मुंह पर ही फेंक कर बाहर जाने के लिए कहती है, मैंने सोचा था कि तुम सच में मुझसे प्यार कर रहे हो, लेकिन तुम तो मेरा फायदा उठाने के लिए यहाँ पर बुलाया। इस तरह से आदि को बाहर भेजकर वहीं पर रोते हुए बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उस आदि को बहुत गुस्सा आकर दोबारा आद्या के पास आकर इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। जब आद्या से नहीं हो पाता, आदि से कहने लगती है, ठीक है, हम दोनों का मिलन होगा, लेकिन पहले तुम वॉशरूम पर जाकर फ्रेशअप हो जाओ, मैं भी फ्रेशअप होती हूँ। थोड़ी देर के बाद जब आदि वापस आद्या के पास आने वाला होता है, तो आद्या हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाने लगती है, कहने लगती है कि ये बंदा मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, पुलिस कहाँ पर हो तुम, कोई मुझे बचाओ। आदि इसको कूल करने की कोशिश करने लगता है, अरे मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। आद्या कहने लगती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, हर एक बंदा मुझसे खिलवाड़ कर रहा है, पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी। अब आद्या की बातें सुनने के बाद वो आदि घबराते हुए वहाँ से भाग निकलता है। प्रेजेंट डे पर आद्या और एक बंदा बोट में बैठे होते हैं ना, छोटी बोट में, तो आद्या उस बंदे को मारने पीटने लगती है। शॉकिंगली वो बंदा कोई और होता है, आदि नहीं होता। कहने लगती है कि बीच समंदर में लाकर मुझे फंसा दिया, यहाँ से जल्द बाहर निकालो मुझे। खैर फ्लैशबैक में आद्या पुलिस स्टेशन पर आकर उनकी ही गन लेकर पुलिस वालों को धमकाने लगती है कि फटाफट से मेरी कंप्लेंट लो, वरना मैं किसी न किसी को तो मार दूंगी। ये समाज ही घटिया समाज है, मेरे माँ बाप भी मुझे समझ नहीं पा रहे। वहाँ की इंस्पेक्टर समझाने लगती है, ठीक है बेटा, हम सारे लोगों के ऊपर कंप्लेंट दर्ज करेंगे, पहले तुम हमारी गन हमें वापस कर दो। तभी यहाँ पर वो प्रभु आता है, पुलिस वालों को समझाने लगता है कि मैडम, वो आद्या मेरी फियांस है, जब ऐसी ही हरकतें करती है। आद्या कहने लगती है, नहीं मैडम, मुझे ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं,
इसके ऊपर भी केस फाइल कर दीजिए। इस तरह से आद्या को बहुत समझाकर उसको वहाँ से भेज देते हैं। फिलहाल तो प्रभु पुलिस वालों से कहने लगता है कि मैडम ये सबकी वजह वो आदि है, उसी ने मेरे फियांस पर रेप का अटेम्प्ट किया। पुलिस वाली कहने लगती है कि आप लोग फिक्र मत करो, वो जहाँ पर भी होगा हम उसको पकड़कर गिरफ्तार कर लेंगे। दूसरी तरफ उस आदि को दिखाया जाता है जो पुलिस के नाम सुनते ही कहीं पर भाग जाता है। फोन चेक करने पर इसी की ही न्यूज चलती रहती है कि पुलिस आदि की तलाश में है, अगर वो नजर आएगा तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ वो जो रिपोर्टर होता है ना, वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उन्हीं में से एक बंदा इस रिपोर्टर को गोली मार के मार देता है। अगर ये रिपोर्टर बाहर जाएगा तो इनके राज बाहर आ सकते हैं, इसीलिए। दूसरी तरफ वो आदि किसी पुरानी फैक्ट्री पर पहुंच जाता है यहाँ पर छुपने के लिए। शॉकिंगली इस आदि को यहाँ पर 2 सरों वाला एक बैल नजर आता है। आदि इससे भी डर कर किसी जगह पर जाकर छुप जाता है। उसी कमरे में इसको एक अजीब का चूहा भी नजर आता है जो थोड़ी देर में बड़ा होता है, थोड़ी देर में छोटा। उसी वक्त पुलिस वाले आदि को फाइंड आउट करके इसका एनकाउंटर करके मार देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो इसका एक बुरा सपना है। जब आदि दोबारा उस चूहे को देखता है तो वो नॉर्मल होता है। समझने लगता है कि ये सब कुछ शायद केमिकल की वजह से हो रहा है। अब तो पुलिस से बचने का यही एक रास्ता नजर आ रहा है मुझको। इस तरह से अपना भी शेप बदलने के लिए वहाँ का केमिकल लेकर पीने लगता है। वो केमिकल पीते ही इसके डीएनए के अंदर, बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस आने लगते हैं। कुछ घंटों के बाद आदि ये देखता है कि इसका चेहरा टोटली बदल चुका है। बाद में वो आदि आद्या के घर पर आकर इसको बेहोश करके एक प्राइवेट जेट के जरिए से कहीं पर ले जाने लगता है। मतलब आदि के फ्रेंड के पास एक प्राइवेट जेट होता है, सो अपने फ्रेंड से बात करके प्राइवेट जेट में लेकर इसको कहीं पर जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद आद्या को होश आने पर ये तो शॉक में रह जाती है। इसका चेहरा तो नया होता है। आदि कहने लगता है, अरे आद्या मैं ही हूँ आदि, मैंने बस प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया क्योंकि पुलिस वाले मुझे ढूंढ रहे हैं, इसीलिए। आद्या को ये बात हजम नहीं होती कि 2 दिन में प्लास्टिक सर्जरी कैसे हो सकती है। आद्या कहने लगती है कि फटाफट से तुम प्लेन को नीचे उतारो, लेकिन आदि नहीं मानता तो आद्या उस प्लेन को ही हिलाने लगती है, जिसकी वजह से उस प्लेन का इंजन खराब होकर वो फट जाती है। आदि वो प्लेन फटने से पहले ही छोटी बोट के साथ वहाँ से कूद जाता है, तो ये दोनों समंदर में आकर गिर जाते हैं। सो इस तरह से ये दोनों इस समंदर में फंस जाते हैं। बहुत घंटे गुजरने के बावजूद भी आदि ये ऑब्जर्व करता है कि इसका फेस अभी भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन चूहे के मामले में तो अलग ही रिजल्ट था। जब आद्या प्यास के मारे उस पानी को पीने की कोशिश करने लगती है तो आदि फटाफट से इसको रोकने लगता है कि अगर ये पानी पियोगी तो घर नहीं डायरेक्ट भगवान के पास पहुँच जाओगी। आद्या गुस्से में भगवान से ही अनाप शनाप की बातें करने लगती है। अरे भगवान, ये क्या रचना है तुम्हारी, इतना सारा पानी दिया लेकिन पीने के लायक ही नहीं। वही पानी अगर मछलियाँ पीते हैं तो वो जिंदा रहते हैं। अब पता नहीं कितने दिन उसी छोटे से बोट में ये दोनों अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। मछलियों को मारकर खाते, बारिश का पानी पीते। दूर दूर तक इन दोनों को छोटी सी जमीन भी नजर नहीं आती। खैर फाइनली इन दोनों को एक छोटा सा आइलैंड नजर आने पर फटाफट से पैडल करते हुए उस आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं। आद्या तो हेल्प हेल्प कहकर वहां से भाग जाती है। आदि यही सोचने लगता है कि शायद इस आइलैंड में कोई रिसोर्ट होगा। पहले तो अपनी पेट पूजा पूरी करके रिसोर्ट्स को ढूंढने लगता है, लेकिन इसकी जात का ये तो आइसोलेटेड आइलैंड होता है। इंसान क्या, एक जानवर भी यहाँ पर मौजूद नहीं होता। उसी रात जब आद्या कहीं पर सो रही होती है तो यह आदि आद्या के पास जाकर अत्याचार करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो आद्या का एक बुरा सपना है। सुबह होने के बाद आद्या डिसाइड कर लेती है कि यहीं पर मर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बचाने वाला कोई है नहीं। अगर ये ऐसे ही रहेगी तो ये आदि इसका बलात्कार कर देगा। इससे अच्छा है कि ये मर जाए। लेकिन तभी आदि आद्या को फाइंड आउट करके इसको बचाने लगता है, एक थप्पड़ भी मारने लगता है। क्यों ये फालतू काम करने लगी तुम? आद्या कहने लगती है कि तुम तो मेरा फायदा उठाने के लिए ही यहाँ पर लेकर आए हो, इससे अच्छा मैं मर ही जाऊँ। मैंने सोचा था कि सब कुछ शादी के बाद ही होगा, लेकिन तुम भी दूसरे लड़कों की तरह निकले। आदि कहने लगता है कि तुमको शादी ही चाहिए ना, चलो मैं अभी के अभी तुमसे शादी करता हूँ। इस तरह से कोई बेल लेकर इसके गले में बांधने की कोशिश करने लगता है। आद्या भी कहने लगती है, छी ऐसे थोड़ी शादी होती है। आदि कहने लगता है, ठीक है बाबा, आई एम सॉरी, सब कुछ हम शादी के बाद ही करेंगे। अब खुश तुम? यहाँ से बाहर निकलने से पहले मैं तुमको छूंगा नहीं। तो आद्या भी बहुत खुश होने लगती है। आदि से पूछने लगती है कि तुम्हारा फेस अचानक से चेंज कैसे हो गया। आदि उस केमिकल के बारे में बताने लगता है कि पुलिस से बचने के लिए एक पुरानी केमिकल फैक्ट्री में घुस गया। वहाँ पर एक चूहे को देखा जो अपना शेप चेंज कर रहा था, तो इसने भी उस केमिकल को पी लिया। ये सब कुछ छोड़ो आद्या, हम यहाँ पर जितने भी दिन रहेंगे खुश रहेंगे। पता नहीं दोबारा हमको ऐसा मौका मिलेगा भी या नहीं। देखो यहाँ पर कितनी शांति है, सारी दुनिया से अलग। तो उसी तरह से वो दोनों सारे आइलैंड को घूमते हुए
बहुत एंजॉय करने लगते हैं। इस प्रोसेस में आदि आद्या की बहुत केयरिंग करते रहता है। उसके बाद एक दिन आदि के बॉडी में दोबारा कुछ केमिकल रिएक्शन होने लगता है, दोबारा इसका चेहरा बदल जाता है। खैर एक दिन आदि की पैंट पीछे से थोड़ी सी फट जाती है। यह देखकर आद्या आदि से पूछने लगती है कि तुम्हारे पिछवाड़े में एक टैटू था ना, वो कहाँ पर गया? आदि कहने लगता है, क्या मैंने कभी वहाँ पर टैटू बनवाया ही नहीं। अरे जब तुमने मेरे ऊपर रेप अटेम्प्ट किया था तो मैंने तुमसे कहा था ना कि पहले तुम वॉशरूम पर जाकर आ जाओ। उस वक्त मैंने तुम्हारे पिछवाड़े में एक टैटू को देखा था। आदि कहने लगता है, अरे आद्या क्या बात कर रही हो? मेरी गोटियों पर मारकर बाहर जाने के लिए कहा था तुमने, तो मैं चला गया, दोबारा नहीं आया। बाद में आदि को समझ में आता है, अच्छा इसका मतलब ये सारा काम वही राहुल का है। उसी राहुल ने मास्क पहनकर तुम्हारे पास आकर अत्याचार करने की कोशिश की होगी। बर्थडे का आइडिया भी उसी का था, हालांकि उस दिन मेरा बर्थडे था ही नहीं, इसीलिए तुम इतने दिनों से मुझ पर गुस्सा हो। अरे आद्या वो मैं नहीं था, यहाँ से बाहर निकलने दो मुझे, साले की खैर नहीं। बाद में आद्या पूछने लगती है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? आदि कहने लगता है, अगर मैं तुमको बताऊंगा तो तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी। इस तरह से जब ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तो तभी 4 लोग इस आइलैंड पर आते हैं। एक अंग्रेजी वाले बंदे के हाथ में गन होती है। आदि पूछने लगता है कि कौन हो तुम लोग? वो चारों कहने लगते हैं कि एक्चुअली हमारी शिप में एक छोटा सा हादसा पेश आया, हम चारों ही उस शिप से बच पाए। आदि कहने लगता है कि 14 घंटों तक तुम लोग दूर ही रहो। उन चारों में से एक बंदा कैप्टन भी होता है, कहने लगता है 14 घंटे, क्या ये बात तुमको भी पता है? आदि कहने लगता है, हाँ मुझे ये बात पहले से ही पता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब आदि पुलिस वालों से बचकर इधर उधर फिर रहा था तो इसी दरमियान में इसकी मुलाकात उस जर्नलिस्ट से होती है। जर्नलिस्ट कहने लगता है कि सही टाइम पर मिले तुम मुझे, ये सीक्रेट सारे लोगों को बता दो। इस तरह से कुछ बताने ही वाला होता है तो तभी कुछ गार्ड्स इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। अब इसी प्रोसेस में एक गार्ड इस बंदे को गोली मार देता है। मरने से पहले वो जर्नलिस्ट कहने लगता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, सरकार बंद पड़े हॉस्पिटल को दोबारा रीओपन करके वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी, उसी के बारे में जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वहाँ के नज़ारे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। दुनिया में कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस फैल रहा है। जिस किसी को भी वो वायरस आता है सरकार उन लोगों को यहाँ पर लाकर बांध के रखती है। कुछ डॉक्टर्स उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर ये न्यूज बाहर आएगी तो सारे पब्लिक के अंदर हलचल मच जाएगी, सारी दुनिया में 100% क्राइसिस आ जाएगा। इसलिए सरकार इस एक्सपेरिमेंट को, इस वायरस को लोगों से छुपा के रखा है। अगर किसी के अंदर भी ये वायरस होगा तो 14 घंटों के अंदर वो बंदा मर जाएगा। तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनों को लेकर कहीं दूर चले जाओ। उसके बाद आदि एक केमिकल फैक्ट्री पर गया, अपना फेस चेंज करके आद्या को यहाँ से ले आया। तो ये सुनने के बाद तब जाके आद्या को समझ में आता है कि आदि इसको यहाँ पर क्यों लेकर आया है, इसकी जान बचाने के लिए। वो कैप्टन कहने लगता है कि एक्चुअली सारी दुनिया खत्म हो चुकी है, सारे लोग इन्फेक्टेड है, एक के बाद एक मारे जाने लगे। सिंपल से बात करें तो इस सारी दुनिया में हम 6 लोग ही बचे हैं। उसके बाद वो अंग्रेज वाला बंदा होता है ना, वो आद्या को थोड़ा गंदी नजरों से देखते रहता है। वो कैप्टन आद्या और आदि से कहने लगता है कि हम यहाँ पर एक नई दुनिया बना सकते हैं। वो नई दुनिया आप दोनों के हाथ में होगी। आप दोनों एक दूसरे से शादी करके संतान करिए। यहाँ से कलयुग जाकर एक नया युग शुरू होगा। यह सुनने के बाद आद्या और आदि भी बहुत खुश होने लगते हैं। उसी वक्त वो अंग्रेजी बंदा अपने हाथ में गन लेकर आदि को मारने की कोशिश करने लगता है। मतलब ये बंदा ये चाहता है कि ये आद्या से शादी करके अपनी नस्ल के बच्चे पैदा करेगा, लेकिन वो सारे लोग मिलकर इस अंग्रेजी वाले बंदे को मार देते हैं। दूसरे सीन में स्पेस वाले बंदों को दिखाया जाता है। इन 5 को भी ये बात पता होती है कि धरती अब तबाह हो चुकी है। इस धरती पर फिलहाल 5 लोग हैं वही आइलैंड पर। इन 5 में से एक बंदा डिसाइड कर लेता है कि ये धरती पर जाकर आद्या से शादी करके अपनी नस्ल बनाएगा। धरती पर आद्या और आदि की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये दोनों काटमांड करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद आद्या प्रेग्नेंट होती है। इसी दरमियान में स्पेस में का एक बंदा धरती पर आता है, इन दोनों को ऑब्जर्व करते रहता है। कुछ दिनों के बाद आद्या एक बच्चे को जन्म देकर मर जाती है। शॉकिंगली उस बच्चे का शेप भी बहुत ही अजीब होता है। मतलब इस बच्चे के 2 सर होते हैं। अब फिलहाल यही बच्चा इन एंटिटीज का गुरु होता है। यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। उसके बाद क्या हुआ दूसरे पार्ट में बताया जाएगा। सेकेंड पार्ट के कुछ ग्लिम्स भी दिखाया जाता है। खैर वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।